पुणे की रातें अक्सर शांत होती हैं, लेकिन आज की बारिश में कुछ अलग ही कड़वाहट थी। शनिवार वाड़ा की पुरानी दीवारें बिजली की चमक में किसी डरावने साए जैसी लग रही थीं। आदित्य, एक साधारण डिलीवरी बॉय, अपनी बाइक पर तेजी से जा रहा था। उसे बस अपनी आखिरी डिलीवरी खत्म कर घर लौटना था, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन चमकता है। उस पर लिखा था, कस्टमर नोट, अकेले आना। एक अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। पीली स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे उसने एक औरत को देखा। सफेद साड़ी, लंबे बाल और एक रहस्यमयी चुप्पी। उसने मदद मांगी और आदित्य ने उसे बिठा लिया। सफर के दौरान जब आदित्य ने आईने में देखा तो उसके होश उड़ गए। पीछे की सीट खाली थी, मगर उसका भार वो महसूस कर सकता था। घबराहट में उसने जोर से ब्रेक मारा। बाइक कीचड़ में फिसल गई। जब वो संभला तो वो औरत कुछ दूरी पर स्थिर खड़ी थी, उसे घूर रही थी। आसमान में बिजली चमकी और एक पल के लिए उसका भयानक जला हुआ चेहरा साफ दिखाई दिया। रुके क्यों? उसकी आवाज किसी कब्र से आती हुई महसूस हुई। आदित्य वहां से पागलों की तरह भागा और एक पुराने टूटे फूटे बंगले के पास रुका। तभी फोन पर फिर एक मैसेज आया, तुम उसे पीछे छोड़ आए, वापस जाओ। बंगले के अंदर का मंजर और भी खौफनाक था। पुराने डिलीवरी बैग्स का ढेर लगा था और सीढ़ियों पर एक छोटा लड़का खड़ा था, जिसकी आंखें पत्थर जैसी सफेद थीं। 3 दिन बाद आदित्य अपने कमरे में कैद था। रात के ठीक 1:15 पर उसका फोन फिर से जल उठा। पेंडिंग डिलीवरी पूरी करो, और आखिरी मैसेज ने उसकी सांसें रोक दी। मैं तुम्हारे ठीक पीछे हूं। जैसे ही वो मुड़ा, अंधेरे में वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी कोनों की परछाइयों के बीच से एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी। वह मीरा थी। उसका चेहरा डरावना था, जैसे आग की लपटों ने उसे झुलसा दिया हो, लेकिन उसकी आंखों में दर्द छिपा था। आदित्य कांप उठा, पर मीरा ने धीरे से कहा, डरो मत आदित्य, मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आदित्य की आंखों के सामने मंजर बदलने लगा। मीरा उसे 8 साल पीछे उस काली सच्चाई की ओर ले गई। 8 साल पहले यह घर विक्रम देशमुख का था, एक रसूखदार बिल्डर जिसके चेहरे के पीछे एक बेरहम इंसान छिपा था। विक्रम शराब के नशे में अक्सर अपना आपा खो देता था। मीरा और उसका छोटा बेटा आरव उसकी नफरत का शिकार बनते थे। वह रात सबसे भयानक थी। सगाई के जश्न के बीच विक्रम के सिर पर खून सवार था। उसने मीरा को बेसमेंट में धकेल दिया। विक्रम ने ठंडे दिल से पूरे बेसमेंट में पेट्रोल छिड़क दिया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ क्रूरता थी। एक चिंगारी और सब कुछ खत्म हो गया। मीरा और आरव की चीखें उस आलीशान बंगले की दीवारों में दफन होकर रह गईं। दुनिया के लिए यह महज एक हादसा था, पर मीरा की आत्मा जानती थी कि यह एक सोची समझी हत्या थी। सच्चाई जानकर आदित्य का डर अब गुस्से में बदल चुका था। उसने फैसला किया कि वह मीरा को न्याय दिलाकर रहेगा। अगली सुबह आदित्य पुराने शहर के पुलिस रिकॉर्ड रूम पहुंचा। धूल भरी फाइलों में उस रात का राज छिपा था। घंटों की मेहनत के बाद उसे वो केस फाइल मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा था जिसे विक्रम ने पैसे खिलाकर दबवा दिया था। विक्रम देशमुख आज भी आजाद था और एक नई सगाई की तैयारी कर रहा था, बेखबर कि उसका अतीत उसे ढूंढ रहा है। जैसे जैसे आदित्य सबूतों के करीब पहुंचा, मीरा का चेहरा बदलने लगा। उसका जला हुआ रूप अब शांत और सामान्य हो रहा था। न्याय की इस जंग में आदित्य अकेला नहीं था। मीरा की रूह उसके हर कदम पर साए की तरह साथ थी। पाप का गड्ढा भर चुका था। विक्रम के महल जैसे घर की नींव अब डगमगाने वाली थी। यह कहानी सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि एक माँ की ममता और इंसाफ की जीत की है। मीरा को अब शांति मिलने वाली थी। जब सच सामने आता है तो अंधेरा खुद ब खुद छूट जाता है। मीरा की आत्मा अब हमेशा के लिए आजाद थी।
पुरानी फाइलों के ढेर में एक पेन ड्राइव मिली। इसमें विक्रम के उस खौफनाक गुनाह का सारा सबूत था। शहर के सबसे बड़े होटल में विक्रम की सगाई का जश्न चल रहा था। विक्रम को अंदाजा भी नहीं था कि उसका अंत करीब है। अचानक लाइटें गुल हो गईं, सन्नाटा छा गया और फिर स्क्रीन पर वो वीडियो चलने लगा जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई। विक्रम के चेहरे से नकाब उतर चुका था। जब पुलिस ने उसे घेरा तो उसे भीड़ के बीच मीरा और आरव नजर आए। गुनाहगार अपने घुटनों पर था। बरसों से भटक रही आत्माओं को आखिरकार वो सुकून मिल गया जिसका उन्हें इंतजार था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ देशमुख विला का अंधेरा छंट गया। आदित्य वहां अकेला खट दिया था। मीरा और आरव मुस्कुराते हुए रोशनी में विलीन हो गए। उनकी आत्मा को अब न्याय और शांति मिल चुकी थी।